केबीसी नैनो से आधुनिक बिहार, बिहार स्पेशल में आप बताइएगा किस सदी में बिहार में जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ? 17वीं सदी में, यानी कि 1600 से लेकर 1700 के बीच में। ठीक है, सबसे पहले बिहार में कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? पुर्तगाली। ठीक है, और पुर्तगाली जो है हुगली के जल मार्ग से पटना आए थे और पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर आते थे और पटना से सूती वस्त्र लेकर जाते थे। ठीक है, अच्छा बताइएगा लोग कि डच कंपनी की स्थापना बिहार में कब हुई? 1632 में। 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना बिहार में हुई। ठीक है, और अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना 1664 में हुई थी। डच फैक्ट्री की स्थापना बिहार में 1632 में, और यह पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत थी, और जबकि 1664 में जॉब चारनाक के द्वारा पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। ठीक है, और प्रश्न बताइएगा कि बिहार में जो सोरा मिलता था, सोरा माने जिससे बारूद बनता है, उस पर किस यूरोपीय कंपनियों का माने एकाधिकार था? डचों का। तो फिर से इसको दोहरा लिया जाए कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस सदी में आरंभ हुआ? 17वीं सदी में। बिहार में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई? पुर्तगाली। और पुर्तगाली जो है वह हुगली से जल मार्ग द्वारा गंगा नदी के सहारे पटना आते थे। ठीक है, और अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर आके यहाँ बेचते थे और यहाँ से सूती वस्त्र ले जाकर कहीं और बेचते थे। ठीक है, डच कंपनी की स्थापना बिहार में कब हुई? 32 में, और अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 64 में। ठीक है, और डच जो फैक्ट्री है वह वर्तमान में पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा है। ठीक है, और सोरा के व्यापार में, सोरा का जो व्यापार होता था जिसे बारूद बनता है, और नोनिया विद्रोह भी सोरे से संबंधित है बिहार में, तो इस सोरा पर किस कंपनी का एकाधिकार था? डचों का। ठीक है, अब बताइएगा लोग कि 1664 में जो पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री की जो स्थापना हुई थी उसका प्रधान किसे बनाया गया था? जॉब चारनॉक को। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज का यही इसी के द्वारा उसका डिजाइन बनाया गया था। अच्छा, जॉब चारनॉक जो है 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बना अंग्रेजों का और 1680 तक रहा। ठीक है, और सर जॉन मार्शल ने जब इस दौरान जॉब चारनॉक के अधीन काम किया, तो सर जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कार्य किया। अच्छा, वह कौन सा बिहार का सूबेदार था जिसने 1680 में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% टैक्स लगाया? शाइस्ता खां। देखिए, ये अंग्रेजी कंपनी पर टैक्स लगा दिया, 3.5% अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर टैक्स लगाया। तो जब ये टैक्स लगाया शाइस्ता खां, तो इससे जॉब चारनॉक जो है दुखी हो गया, और दुखी होने के कारण जॉब चारनॉक ने 1686 में हुगली शहर को लूट लिया। फिर से मैं पूछ रहा हूं कि वो बिहार का कौन सा सूबेदार था जिसने अंग्रेजों के कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर व्यापार अगर वो करना चाहते हैं अंग्रेजी कंपनी, तो उस पर 3.5% का टैक्स लगा दिया? क्या नाम था? शाइस्ता खां। और इससे क्या हुआ? जॉब चारनॉक जो था यह दुखित हो गया और जॉब चारनॉक ने 1686 में हुगली शहर को लूट लिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है शाइस्ता खां, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही 3.5% का कमर्शियल टैक्स लगा दिया। ठीक है, अच्छा, अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता किसने प्रदान की? फर्रुख सियर ने, और फर्रुख सियर को ही घृणित कायर कहा जाता है, और इसी का आंखें निकलवा लिया था कौन? सैयद बंधु। क्योंकि सैयद बंधु के सहायता से ही यह दिल्ली का बना था और यही चाहता था उनको रास्ते से हटाने के लिए। हुसैन अली खां ही सब सैयद बंधु हैं, तो क्या किया? इसकी आंखें निकलवा लिया, बाद में मारा गया। और पटना में इसके बाद जो है 1717 में जब फर्रुख सियर ने माने पुनः स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की आज्ञा दे दी अंग्रेजों की, तो इन्होंने क्या किया कि पटना में फैक्ट्री को पुनः 1718 में खोल लिया, और इसी दौरान कंपनी के व्यापार में घुसखोरी की प्रथा
प्रारंभ हो गए। कैसे प्रारंभ नहीं होगा बताइए? मान लीजिए कि कंप्लीट रूप से आपको आगे दे दिया गया कि आप बिहार बंगाल में व्यापार कीजिए, कौन दिया? फर्रुखसियर। तो जब कंप्लीट रूप से उनको आज्ञा मिल गया तो ये लोग क्या किया? 1718 में पुनः पटना फैक्ट्री को खोल दिया। अब तो बुझ गए कि हमको अब तो पूरा छुट्टे मिल गया है मुगल बादशाह से, अब घुसखोरी चालू हो गया। घुसखोरी का मतलब उससे क्या करता था ये? जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी कंपनियों को मिला था अधिकार, ऑर्डर मिला था कि मुगल साम्राज्य से कि बिहार बंगाल में आप जो है फ्री में व्यापार कीजिए, तो ये क्या करता था? वो जो मैंने प्रमाण मिला था, प्रमाण पत्र जो मिला था, तो उसका उपयोग ये क्या करता था कि यहाँ के व्यापारियों को भी दे देता था। जैसे मान लीजिए कि आप सामान गए बाजार में बेचने, तो आपको टैक्स देना है, अंग्रेज है इनको भी टैक्स देना है, लेकिन इनका टैक्स क्या है? माफ है। तो ये आपका भी सामान वो अपने मिला लेता था, फ्री करवा लेता था। और आपसे जो है आपको अगर आपको जो है 1000 रुपया जमा करना है टैक्स में, तो कहता था हमारा 500 दो ना, हमारा मिला दो। तो क्या हो गया? एक प्रकार का घुसखोरी नहीं हो गया? टैक्स चोरी भी हो गया। अच्छा, किस के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दी गई? नवाब अलवर्दी खां के कारण। नवाब अलवर्दी खां के कारण पुनः 1750 में पटना की फैक्ट्री बंद कर दी गई, लेकिन जेड हालवेल ने प्रयास करके 1755 में पुनः पटना फैक्ट्री को खुलवा लिया। तो यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पटना फैक्ट्री मैंने 1750 में पुनः बंद हो गई, किसके कारण? अलवर्दी खां के। लेकिन जेड हालवेल ने प्रयास करके 1755 में पुनः खुलवा लिया। यह वही जेड हालवेल है जो 1757 के पलासी के लड़ाई का कारण बना। इसी ने काल कोठरी ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना को रचा। उन्होंने पढ़ा कि अलवर्दी खां जो है, देखिए सबसे पहले है कि जॉब चारनाक ने 1664 में अंग्रेजी पटना में जो फैक्ट्री खोली गई उसका प्रधान बनाया गया, ठीक है। और इस पद पर जॉब चारनाक जो है 1680 तक काम किया। और कलकत्ता नगर का वास्तुकार कोलकाता का यही था। और कोलकाता नगर गोविंदपुर, सूतानदी और कालीकटा को मिलाकर अंग्रेजों ने कोलकाता को बसाया था। क्लियर है? और सर जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, वे जो हैं वे इसी जॉब चारनाक के अधीन पटना में काम किए। उसके बाद आते हैं बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान ने। इसने क्या किया कि 1680 में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उस पर 3.5% का टैक्स लगा दिया। और इससे जो है जॉब चारनाक दुखित हो गया। और दुखित होने के कारण जॉब चारनाक ने 6 बरस बाद 1686 में हुगली शहर को लूट लिया। हुगली कहाँ है? बंगाल में। क्लियर है? फर्रुखसियर ने क्या किया? अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में फ्री ट्रेड करने के लिए आजादी दे दी 1717 में। और इसका ये लोग दुरुपयोग करते थे, यानी कि भारतीय व्यापारियों का भी सामान अपने सामान में मिलाकर फ्री टैक्स करवा लेते थे, ठीक है। और इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि पटना में पुनः 1718 में अपनी फैक्ट्री को खोल दी। और इसी दौरान 1718 में अंग्रेजी कंपनी में घुसखोरी की प्रथा प्रारंभ हो गई। अंग्रेजों ने पुनः अपनी 1718 में फैक्ट्री खोल ली। और इसी दौरान कंपनी में के व्यापार में क्या हुआ? घुसखोरी प्रथा प्रारंभ हो गई। ये बंगाल का जो नवाब अलवर्दी खां था, इसने प्रेशर देकर पटना फैक्ट्री को 1750 में बंद करवा दिया। और यही वो अलवर्दी खां है जो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करता है कि न छेड़ो तो शहद देगी, या छेड़ो तो काट काट कर मार डालेगी। उसके अलावा अलवर्दी खां ने यह भी कहा कि मैं चाहूं तो भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर कर सकता हूं, लेकिन अगर ऐसा मैं करूं तो समुद्र में आग लग जाएगी। इसका मतलब है कि भारत का जो ट्रेड है, बंगाल का ट्रेड, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो नवाब अलवर्दी खां के दबाव के कारण पटना की फैक्ट्री 1750 में बंद हो गई, लेकिन जेड हालवेल के प्रयासों से पुनः 1755 में चालू हो गई। यह वही जेड हालवेल है जिसने ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी कि काल कोठरी के घटना का रचयिता है, जिसमें जो है नवाब सिराजुद्दौला कुछ अंग्रेजों को जो है एक 4x3 के कमरे में बंद कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे जाते हैं। सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। तो ऐसा इसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। 143 रुकिए बता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। और इस घटना के रचयिता जेड हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 की रात को
146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 जिंदा बचे। आप बताइए कि मन ये संभव है? ये मनगढ़ंत कहानी है और इस पर ब्रिटिश संसद में काफी बवाल हुआ। तब जाकर जो है पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। पलासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार रही और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और पलासी भगीरथी नदी के किनारे है। ठीक है, तो कहने का मतलब है वही जेड हालवेल है जो ब्लैक होल ट्रेजेडी का रचनाकार है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बिहार में जो यूरोपीय कंपनियां आई उसका क्रम क्या है और किन किन प्रकार के उत्पाद का वो यहाँ से लेकर जाते थे बिहार से। तो सबसे पहले बिहार आने वाली कोई अगर यूरोपीय कंपनी है तो वो अभी कंपनी भारत आने वाली भी प्रथम कंपनी है। उस कंपनी का क्या नाम है? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली भारत में भी सबसे पहले कहाँ आए थे? 17 मई 1498 को कालीकट केरल के बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया और बिहार में भी 17वीं सदी में वो पहुंच गए और यहाँ से सूती वस्त्र लेकर जाते थे। ठीक है, कॉटन। उसके बाद आए डच यानी कि नीदरलैंड वाले, और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1632 में पटना में खोली, पटना कॉलेज का उत्तरी भाग, और यहाँ से अनाज, सोरा और सोरे पर ही इनका एक अधिकार था। सोरा विद्रोह भी नुनिया विद्रोह से संबंधित है। सूती वस्त्र लेकर जाते थे। तीसरी कंपनी आई ब्रिटिश कंपनी, जिसने 1651 में अपना फैक्ट्री खोली पटना में। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना पटना में कब हुई और डचों की 32 में। और इसी ब्रिटिश फैक्ट्री में आगे चलकर जॉब चरनाक जो है प्रधान बनता है और ये यहाँ से क्या व्यापार करते थे? नील और नील एवं सूती वस्त्र। और नील से ही हो गया क्योंकि नील बागान का जो विद्रोह हुआ था मालिकों के विरुद्ध, चंपारण आंदोलन, वह किस यूरोपीय कंपनी के विरुद्ध हुआ था? ब्रिटेन, ब्रिटिश इंडिया। हाँ, वहां के ठेकेदार थे। 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। और चौथी कंपनी जो आई वो डेन आई 1774 में, और ये भी सूती वस्त्र लेके जाती थी। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, सैयद बंधु जो थे हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां, उनका संबंध भारत के किस राज्य से है? जिनको शासक निर्माता यानी कि नृप निर्माता बोला जाता है, जो कि शासक बनाने का काम करते हैं, बिहार के थे। ठीक है, और इनको शासक निर्माता के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। और सैयद अली बंधु के बारे में कुछ चीजों को हम लोग देख लिया जाए। देखिए, देखिए मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। और ये जो है बिहार राज्य से ही संबंधित है, यानी कि राजा जिसको चाहे बना दिए। ठीक है, और इसी में इन्होंने आगे चलकर इन सैयद बंधुओं का अंतिम रूप से पतन किसने किया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला था वो, उसी ने। और कह रहा है कि तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। और सैयद बंधु हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां का संबंध बिहार से है। और ये लोग दिल्ली में मुगल बादशाह बनाने का काम करते थे। फर्रुख सियर को इन लोगों ने क्या किया, ये लोग जाने की ये चाहता है फर्रुख सियर हम ही लोगों को रास्ते से हटाने के लिए, तो उसका आंखें निकलवा दिया लोग। ठीक है, उसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला इन लोगों को खत्म करवा दिया। खत्म, टाटा बाय बाय। बताइए कितना पावरफुल था लोग। आप लोग कहते हैं बिहारी पीछे रहता है, बिहारी शासक निर्माता है, यानी कि सारा बागडोर। गांधी जी क्या थे? निर्माते न थे, कोई पद नहीं लिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि 1763 में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों, जिसमें पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस भी था, की हत्या करवा दी 1763 में। क्या कैसे हत्या करवा देगा? क्योंकि बंगाल का नवाब मीर कासिम बन चुका था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला मारे गए, मीर जाफर बना और मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। बाद में मीर जाफर को हटाकर, मीर जाफर को देखिए सच्चाई बताते हैं, उसको लगा कि अंग्रेजों की जो क्षुधा है, भूख जो है पैसे की, वो मिट नहीं रही है। तो धीरे धीरे मीर जाफर भी कन्नी काटने लगा, ये सब साला चुट्टा है,
कि साहब बंगाल को लूटने का मन एकदम उपाय बना लिया है। तब उसको ये अंग्रेज कहा कि नहीं ना, हमको काम नहीं करना है, हमारा तबीयत खराब है, ये हुआ है। तब जाकर उसके दामाद मीर कासिम को बनाया, तब ने जाकर 1764 में बक्सर कईद हुआ। तो 1763 में मीर कासिम ने पटना पर हमला किया था। मीर कासिम गिरफ्तार 148 कैदियों में, जिसमें पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस भी था, उसकी हत्या करा दी। तो यहाँ से बार बार ये प्रश्न पूछेगा कि अंग्रेज एजेंट एलिस की हत्या कहाँ हुई थी? पटना में। किसके द्वारा करवाई गई थी? मीर कासिम के द्वारा। कब करवाई गई थी? 1763 में। और यह घटना पटना हत्याकांड कहलाता है। ठीक है। उसके अलावा अंग्रेजों ने एक रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक टैक्स परिषद की स्थापना की थी। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक टैक्स यानी कि लगान परिषद की स्थापना अंग्रेजों द्वारा पटना में कब की गई? 1770 में। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? जेम्स अलेक्जेंडर को बनाया गया था। ठीक है। तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया 1770 और इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक है। अच्छा, सन्यासी विद्रोह का आप लोगों ने नाम सुना है 1770 में। और सन्यासी ही भारत में अंग्रेजों को पहली बार डायरेक्ट रूप से मतलब विद्रोह किए थे। और सन्यासी विद्रोह जिसके नेता केना सरकार एवं दिरजी नारायण थे। ठीक है। सन्यासी विद्रोह का नेता कौन था? केना सरकार एवं दिरजी नारायण। और ये इसका क्षेत्र सन्यासियों का बिहार बंगाल था। और इसके नेता केना सरकार दिरजी नारायण थे। और 1760 से लेकर 1800 चला। लेकिन 1770 में जो ये चल रहा था उस समय बिहार इसका केंद्र था। ठीक है। बिहार का पूर्णिया जिला इसका केंद्र था। कौन जिला केंद्र था? पूर्णिया जिला। अब ये प्रश्न आता है कि आखिर सन्यासी विद्रोह हुआ क्यों था? हुआ इसलिए था कि उस समय बंगाल एवं बिहार में बहुत भयानक अकाल पड़ा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। और साथ ही जो तीर्थ यात्रा क्षेत्र थे उस पर भी इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। इससे सन्यासी जो थे, नागा साधु, ये लोग क्षुब्ध हो गए और इन्होंने अंग्रेज कोठियों को लूटा, कंपनियों को लूटा, खूब मारा पीटा अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेज आखिर जाके आगे चल के दमन चक्र चला के इसको खत्म कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है। 1793 में। और अस्थाई बंदोबस्त को ही कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसको कहा जाता है इस्तमारारी बंदोबस्त। इस्तमारारी बंदोबस्त। ठीक है। और उसके अलावा इसको कहा जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है। रैयतवाड़ी कहिए, इस्तमारारी कहिए, कई गो इसका नाम। अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो क्या थी? शोषण मूलक थी। यानी कि उसको क्या करना था? यहां से पैसा लेकर जाना था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स था तो उसने पंचवर्षीय बंदोबस्त को लागू किया। और जिसमें फार्मिंग सिस्टम में इजारदारी के नाम से इसको जाना गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गया कहानी। तब जाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में इसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। और इसी अस्थाई बंदोबस्त को जागीरदारी, कहीं जागीरदारी लिखेगा तो अस्थाई बंदोबस्त है, इस्तमारारी लिखेगा तो अस्थाई बंदोबस्त है, मालगुजारी, बिस्वेदारी, कई गो नाम हो गया। अस्थाई बंदोबस्त, जागीरदारी कहिए, चाहे इस्तमारारी कहिए, चाहे मालगुजारी कहिए, चाहे बिस्वेदारी कहिए, ये सब अस्थाई बंदोबस्त ही हैं। और इसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। और इसी के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सूर्यास्त का नियम बनाया था। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आप जगदीशपुर के जमींदार हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह, और आपको क्या करना है कि अपनी जमींदारियों क्षेत्र के अंतर्गत टैक्स को वसूल कर महीने के आखिरी दिन 31 जनवरी के शाम में सूर्य डूबने से पहले टैक्स वसूल के ले आके अंग्रेजी कंपनी के ऑफिस में जमा कर देना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो सूर्य डूबने के बाद ठीक अगले दिन आपके क्षेत्र की जमींदारियां किसी और महाजन जमींदार को बेच दी जाएंगी। तो यही सूर्यास्त का कानून जो है वह किस बंदोबस्त से जुड़ा है? और इस्तमारारी बंदोबस्त वही है। मालगुजारी, बिस्वेदारी, जागीरदारी वही है। क्लियर हो गया। और ये ब्रिटिश भारत के जितने भी प्रांत थे उस समय उसके 19% भाग पर लागू था। इसमें सबसे बड़ा भाग जो था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था था जो 51% पर था। और महलवाड़ी जो इसके जनक हार्ट मैकेंजी थे वह 30% पर था।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आते हैं कि सर जॉन शोर की, तो अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? सर जॉन शोर। और इसको लागू कौन कराया? कॉर्नवालिस 1793 में, ठीक है। अब देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, किससे प्राप्त हुई थी? शाह आलम द्वितीय से, क्योंकि इलाहाबाद की संधि हो गई थी। ये लोग बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना शाह सुजा अवध का, सुजा उदौला अवध का, बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोगों की संयुक्त सेना जो है वो अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध में हार गई थी। हारने के बाद क्या हुआ? इलाहाबाद का संधि हुआ, जिसमें शाह आलम द्वितीय को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी दे देनी पड़ी। तो यहाँ कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब 1765 में बिहार की दीवानी प्राप्त हो गया, उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उपप्रांतपति का पद बनाया। किसने? अंग्रेजों ने। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? 1772 में सीताब राय को हटा दिया, इसी नायब नाजिम के पद से, बिहार का ये देख रहे थे, और उनके पुत्र कल्याण सिंह को दिया और राय रायन की उपाधि प्रदान की। ठीक है। बिहार में जो है 1770 एवं 1783 में पुनः अकाल पड़ा, तब है ना 1770 में सन्यासी विद्रोह हो गया। और इस समस्या के समाधान के लिए अनाज भंडारण के लिए पटना में गोलघर बनाया गया। क्लियर हो गया? अंग्रेजों ने बनाया। अब हम लोग चलते हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। कहने का मतलब है कि बीपीएससी में जो है बहुत ज्यादा कुछ डायरेक्ट रूप से बहुत प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पूरे एकदम कहानी के रूप में। बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुई, और कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच में तो कुछ इसके स्थापना के पश्चात। ब्रिटिश सत्ता का दक्षिण बिहार जो अब झारखंड में है, ये पठारी क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र में विस्तार 1765 के बाद आरंभ हुआ। क्यों बाद आरंभ हुआ? क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी इनको 1765 में मिली। तो मिली तो ये लोग कहेगा चलो सन टैक्स वसूले। अब जहां जहां बिहार, बंगाल के क्षेत्र में, चाहे जंगल हो के, पहाड़ हो के, सबसे टैक्स ले आई। ऐसा कि माल ज्यादा कमाएगा। अंग्रेजों का एक ही नीति है, उसको गरिया दीजिए, मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख कस दीजिए, कह दीजिए तुम सबसे खराब आदमी है, तुम हीन है, लेकिन उसके पैसे पर अगर हमला कीजिएगा तो आपका गर्दन काट देगा, छोड़ेगा नहीं। यानी कि ढेबुआ से कोनो कंप्रोमाइज ना। इसीलिए ना किसने कहा था कि इंग्लैंड बनियों का देश है? नेपोलियन ने कहा था कि बनिया का देश है, खाली रुपये पैसे चाहिए, दूसर चीज से मतलब नहीं है। इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में विरोध की भावना जगी। टैक्स जब वसूले जेब जंगल में, जहां राजा भी पहले ना जात रहा, उन्हें अपनी संस्कृति और आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। भाई पहले हमने का आजादी रूप से जंगल के चीज तोड़ के बेचत रहनी, खात नहीं से कमात नहीं से, यही टैक्स लेवे चलाई। 9 आगंतुकों, जिन्हें दीकू कहा गया, यानी कि जो भी जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोग जो घुसे उनको क्या कहा गया? दीकू। ये बार बार प्रश्न पूछता है, अगर बीपीएससी में पूछ देगा कि दीकू क्या है तो क्या बताइएगा? जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोग जो गए वे दीकू है। और उनके विरुद्ध उनमें विरोध की भावना जगी, और जनजातियों ने एक के बाद एक कई विद्रोहों द्वारा अपने शौर्य, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया, और समय समय पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाते रहे। तो इसमें पहला विद्रोह जो है वह है नोनिया विद्रोह, 1770 से 1800 के बीच हुआ। और नोनिया विद्रोह में बिहार का मुख्य चीज क्या था? सोरा या सोडा, और जिसका केंद्र था हाजीपुर, तिरहुत में सब आ जाएगा जितना तिरहुत प्रमंडल है, सारण एवं पूर्णिया में हुआ। ठीक है। और ये क्या करते थे? मिट्टी में जो नमकीन मिट्टी थी उसी से लोग बारूद बनाने वाला काम करते थे, सोरा। और सोरा पर किसका एक अधिकार था प्रारंभ में? डचों का। और डच फैक्ट्री की स्थापना पटना में कब हुई? 32 में। अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना 1651 में। 64 में ना जॉब चारना का अध्यक्ष बना था। ठीक है। और डेन फैक्ट्री का 74 में। ठीक है। उसके बाद आता है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह का कार्यकाल है 1789 से 94। यह छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1794 तक चलता रहा, और अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया। तो यहां से ये प्रश्न पूछेगा कि तमाड़ विद्रोह हुआ कब था? 1789 से 94 के बीच।
किन जनजातियों के द्वारा किया गया था? उरांव। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के तो विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से था, क्योंकि देखिए ये था साहूकारों महाजनों के बीच। साहूकार महाजन को वहां कौन बिठाया? अंग्रेज। अंग्रेज कभी भी डायरेक्ट रूप से यहाँ शासन नहीं किया है भारत में। वो कहता है कि लो तारा कही एरिया दे नहीं, हम जीत लल बानी, तू टैक्स वसूल। अब जनता के नजर में तू खराब हो खो, अब भीतरिया माल घिंचता हूँ। अब आइए चेरों का विद्रोह, ये कब हुआ था? 1800 से 1802 के बीच में, और ये पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि चेर विद्रोह के नेता कौन थे? भूषण सिंह। और तमार विद्रोह के उरांव जनजाति के लोग थे। ठीक है, तो भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया था। कहाँ किया था? झारखंड के पलामू जिला में भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरों का विद्रोह हुआ, जो 1800 से 1802 ईस्वी के बीच चला। और इसमें भूषण सिंह को पकड़कर 1802 में फांसी दे दी गई। कहानी खत्म। कोल विद्रोह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में, और यह छोटानागपुर के क्षेत्र में हुआ और भारतीय इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में यह मुंडो का विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव एवं मुंडा जनजाति शामिल थे, और इसके नेता थे बुद्धो भगत। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धो भगत, बिंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा। चारों व्यक्ति का नाम याद रख लीजिएगा, चूंकि बिहार स्पेशल है। बुद्धो भगत, बिंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 31-32 में। कहाँ हुआ था? छोटानागपुर के क्षेत्र में। किन जनजातियों ने भाग लिया था? हो, उरांव, मुंडा। और इस कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धो भगत, बिंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा। अब आइए भूमिज विद्रोह, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा भी कहीं कहीं कहा जाता है। और ये हुआ था 1832-33 में। बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और इस विद्रोह का कारण क्या था? कि ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी, और इसका प्रभाव बीरभूम एवं शिवभूम जिले में हुआ। देखिए, जो भी जनजातीय विद्रोह हुआ उसका सिर्फ एक ही कारण है, टैक्स, रुपया, पैसा। वो तो आराम से अपना जंगल में जी रहा था, इन लोग को दीवानी मिला 1765 में, पहुंच गए टैक्स वसूल में। अब वो तो अचंभित हो गया कि भाई इतना दिन से हम रहता नहीं, हमारे ये पतहर हमारे बाप दादा रखा था, तू कहता रहा हमार जमीन है। तो फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 32-33 में। ठीक है, और इसके नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। और भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ठीक है, और कोल विद्रोह 31-32। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत, बिंद राय, सिंह राय, सुरगा मुंडा। और ये इसमें कौन जनजाति शामिल थे? हो, उरांव, मुंडा। चेर विद्रोह के नेता कौन थे? भूषण सिंह, पलामू शासक। 1800-1802 में हुआ, 2 में उनको फांसी दे दी गई। तमार विद्रोह में कौन जनजाति शामिल थी? उरांव जनजाति। ठीक है, और ये 1789-84 में 94 तक चला। नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 चला, और ये सोरा उत्पादक थे। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बीपीएससी मेंस में भी पढ़ना है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। बहुत अच्छा। और ये भागलपुर के राजमहल के भगनाडीह में प्रारंभ हुआ था। यानी कि इसके जो नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, और 2 बहनें भी थी, फूलो झानो। ये 9वीं-10वीं के एनसीईआरटी बिहार में लिखा हुआ है कि संथाल विद्रोह 1855-56 में जो है वह भागलपुर के राजमहल के भगनाडीह गांव से शुरू हुआ। इसके नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, और 2 बहनों थी जिनका नाम था फूलो जानो। इन्हीं के नेतृत्व में यह शुरू हुआ। और जो है, और इस विद्रोह का दमन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। तो यहाँ से ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर और थॉमसन ने। तो संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? थॉमसन ने। ठीक है, संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह इतना इंपॉर्टेंट है कि मेंस में प्रश्न लिखने का आता है। अब आइए लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह कब हुआ था? भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके एक साल पहले, 1856 में। 1857 की क्रांति के 1 साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए विद्रोह किया गया। और यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा पहले दिया जाता था, लेकिन बाद में पीतल का लोटा के बाद मिट्टी का दिया जाने लगा। और इसके बाद यहाँ कैदियों ने विद्रोह कर दिया और इसे ही लोटा विद्रोह किया। मामला देखिए, हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई, तो इसलिए याद कुछ अच्छा बने, मजाकिया चीज जोड़ के हम लोग करें।
पीतल के लोटा मिलत रहे तो लेट्रिन कर जाए तो फूटी ना, लेकिन माटी के लोटा लेके जाए तो का हो, चुओबो करी या फुटबो करी। तो जब छुए के बारी आई तो पानी खत्म। यही से विद्रोह करो भाई पीतल के लोटा दो। कब भई रहे? 56 में। कहाँ भई रहे? ठीक है। और पहले लोटा किसका दिया जाता था? बाद में ईरान बुलाई हो। बिहारी लोग हैं तो मिट्टी में रहे। हाँ अच्छा, पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कांसा तांबा और टीन का। ठीक है। और किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। बहुत अच्छा, कांस्य युगीन। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1901 में। और इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक कौन या नेता कौन था? बिरसा मुंडा, जिनको भगवान का दर्जा दे दिया गया है और भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, देखिए बिरसा मुंडा जो आंदोलन है ये 2 चरणों में चला। पहला 1858 से 1895 और दूसरा 1895 से 1901। और बिरसा मुंडा तो ये बाद में जुड़े इससे 1895 से 1901 वाला में। इसके पहले इस विद्रोह को सरदारी लड़ाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरदारी लड़ाई। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा निम्न में से किस विद्रोह को सरदारी लड़ाई कहा जाता था तो क्या कहिएगा लोग? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को। बहुत अच्छा। मुंडा विद्रोह के प्रवर्तक कौन थे? बिरसा मुंडा। देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य जो है आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। क्या लाना था? आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। हमारे समाज में शुरू करना है सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, लेकिन बाद में ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। तो बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एक ईश्वर का उपदेश दिया। खूब ध्यान से सुनिएगा, बहुत पूछेगा प्रश्न, पूछता भी है कि बिरसा ने निम्न में से किस पर बल दिया? ऑप्शन ए नैतिक आचरण की शुद्धता, ऑप्शन बी आत्म सुधार, ऑप्शन सी एकेश्वरवाद, ऑप्शन डी ऑल होगा। ठीक है। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने यानी कि अंग्रेजी कंपनी ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार किया। खूब बढ़िया से डेट याद रख लीजिएगा लोग कि चक्रधरपुर के जंगलों में बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? 3 मार्च 1900 को। ठीक है। और 2 साल की सजा दी गई। ठीक है। और इसी 2 साल की सजा के बीच में 9 जून 1901 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जहां अब बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। तो फिर से मैं पूछ रहा हूं कि बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? 3 मार्च 1900 को। कहाँ गिरफ्तार किया गया? चक्रधरपुर के जंगलों में सो रहे थे, पकड़े गए। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि बिरसा मुंडा को कब कैसे पकड़ा गया? सोते हुए, जागते हुए, भागते हुए? सोते हुए। कहाँ पकड़ा गया? कब पकड़ा गया? 3 मार्च 1900 को। ठीक है। और इनको 2 साल की सजा हुई और इनको मृत्यु कहाँ हुई? रांची के जेल। रांची के हैजा रोग के कारण जेल में मृत्यु हो गई। कब हुई? 9 जून। डेट याद रखिए, पूछता है 9 जून 1901 को। अच्छा, बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया था? नैतिक आचरण की शुद्धता, एकेश्वरवाद और आत्म सुधार। ठीक है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा कहते थे। क्या कहते थे? धरती अब्बा। वर्तमान में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने प्रति वर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म तिथि को जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है। अच्छा, किस विद्रोह को प्रारंभ में सरदारी लड़ाई कहा जाता था? मुंडा विद्रोह। ठीक है। ताना भगत आंदोलन आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1914 में हुआ था, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के टोली ग्राम में हुआ और यह उरांव जनजाति द्वारा किया गया। ठीक है। उरांव जनजाति द्वारा एक और विद्रोह किया गया था जिसका नाम है कोल विद्रोह और कोल विद्रोह और तमार विद्रोह। कोल में हो उरांव दोनों थे और तमार में सिर्फ उरांव थे। तो ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ और ताना भगत आंदोलन के नेता थे जतरा भगत। याद रखिएगा लोग। ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर उरांव जनजाति द्वारा गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में 1914 में किया गया, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में
कुरुख धर्म उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना गया। ठीक है, तो कुरुख धर्म का संबंध किस जनजाति से है? उरांव से। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। तो ताना भगत आंदोलन के मुख्य नेता जतरा भगत। उसने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और उरांव के देवता धर्मेश की आराधना पर बल दिया। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उरांव के देवता का क्या नाम है? धर्मेश। ठीक है, और साथ ही पशु बलि, मांस मदिरा और कुरीतियों के त्याग पर भी बल दिया। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस आंदोलन में पशु बलि, मांस मदिरा, कुरीतियों के त्याग पर बल दिया गया, साथ ही धर्मेश जो उरांव के मुख्य देवता थे उनके आराधना पर बल दिया, तो क्या मारिएगा? ताना भगत आंदोलन 1914। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, टैक्स अब ना दें, बेगारी ना करें और टैक्स भी ना दें। ठीक है, उन्होंने दीकुओं अर्थात बाहरी लोगों के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिसके कारण 1916 में जतरा भगत को पकड़ लिया गया और उनको कैद में डाल दिया गया। प्रायः आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही स्थान प्राप्त है। ठीक है, अब आइए हम लोग शुरू से करें। देखिए इसका ट्रिक है, जैसे मान लीजिए कि अगर प्रश्न ये पूछेगा कि निम्न में से जो है जो आंदोलन है उसका क्रम सजाइए, तो कैसे सजाइएगा लोग, उसका एक ट्रिक है। देखिए इसका ट्रिक है, लिख दें? लिख दीजिए। नोत चेको भूसलो मुता। देखिए इसका ट्रिक है नोत चेको भूसलो मुता। कुछ तो याद रखना पड़ेगा ट्रिक। नोत चेको भूसलो मुता। फिर से बोलिए लोग, एक आदमी बोलिए, आप बोलिए। नोत चेको नोत चेको भूसला भूसलो मुता। आप बोलिए। नोत चेको भूसलो मुता। आप बोलिए। नोत चेको भूसलो मुता। आप बोलिए। नोत चेको भूसला मुता। नोत चेको भूसलो मुता। नो से हो गया नोनिया, तो से हो गया ताना भगत आंदोलन, चे से हो गया चेरो का विद्रोह, को से हो गया कोल विद्रोह, भू से हो गया भूमिज विद्रोह, स से हो गया संथाल विद्रोह, लो से हो गया लोटा विद्रोह, मुंह से हो गया मुंडा विद्रोह, ता से हो गया ताना विद्रोह। तो मुंह नोत चेको भूसलो मुता। मुता। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन विद्रोह पहले हुआ था, तो इसे नहीं पकड़ा जाएगा, सीरियली भी रहेगा तो पकड़ा जाएगा। तो नोत चेको भूसलो मुता ये बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह का ट्रिक है, शुरू से लेकर अंत तक। नोत चेको भूसलो मुता। अब आइए चेरो का विद्रोह जो हुआ, नोनिया विद्रोह तो हो गया आपको 1770 से 1800, तमार विद्रोह हो गया 1789 से 94। तो चेरो का विद्रोह हुआ था 1800 से 1802 के बीच में। इसके नेता कौन थे? भूषण सिंह। अब बीपीएससी में थोड़ा और डीपली ले जाता है, तो कुछ और नेता थे जिनका नाम सुन लीजिए। भूषण सिंह के अलावा शिव प्रसाद सिंह और रामबख्श सिंह, यानी कि जो रहेगा सो सिंह है। ठीक है, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। इसके नेता कौन थे? बुद्धू भगत, बिंद राय, सिंह राय, सुरगा मुंडा। भूमिज विद्रोह कब हुआ था बताइए? 32-33 में, और इसके नेता थे गंगा नारायण सिंह, और इसी को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। आप बताइएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झालू। और इसको विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज का नाम बताइए? कैप्टन अलेक्जेंडर एवं थॉमसन। वाह, बहुत अच्छा। खरवार विद्रोह बताइए 1874 में हुआ था। खरवार जनजाति द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यह भी एक जनजातीय आंदोलन था और बिहार में जो है एसटी की संख्या काफी कम है, सब झारखंड में चल गया है लोग। तो खरवार विद्रोह जो आंदोलन हुआ था, इसके नेता कौन थे? भागीरथ माझी, और ये 1874 में हुआ था। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 74 में। इसके नेता कौन थे? भागीरथ माझी। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 2 बार हुआ। एक हुआ 1858 से 1895 तक, और फिर 1895 से 1 तक। 1901 में क्यों खत्म हो गया? क्योंकि 9 जून 1901 को रांची के कारागार में हैजा रोग के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। अब बिरसा मुंडा को पकड़ा कब गया था? 3 मार्च 1900 को। 3 मार्च 1900। कहाँ पकड़ा गया? चक्रधरपुर के जंगलों में सोते हुए। अच्छा, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1900। तो हम लोगों ने ट्रिक इसका बनाया था जनजातीय विद्रोह का। नोत चेको भूसलो मुत्ता, नोनिया विद्रोह, तमार विद्रोह, चेर विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, लोटा विद्रोह, मुंडा विद्रोह और ताना भगत। ठीक है, और इसमें एक छूट गया था खरवार आंदोलन जो 1874 में हुआ था। उसके नेता
भागीरथ माझी थे। ठीक है, संथाल विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। संथाल विद्रोह के बारे में कुछ चीजें इसको पढ़ लिया जाए कि देखिए, संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था डायरेक्ट रूप से, जबकि ये अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विरोध था, क्योंकि उसको यहाँ पर नियुक्त यही किए थे, बैठाए थे। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी संथालों की ही है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बिहार की संथाल है। संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था और इसी को दामिनीको पहाड़ियों के राज के नाम से जाना जाता है। तो 12वीं के जो इंटरमीडिएट का जो हिस्ट्री का बुक है उसमें ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि दामिनीको क्या था। एक भूभाग था, भूमि का बाट था, टुकड़ा था। तो संथाल विद्रोह का प्रभाव कहां से कहां तक रहा, भागलपुर के राजमहल की पहाड़ी से। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि राजमहल की पहाड़ियां कहां है, तो भागलपुर जिला के आसपास है, और वहां से लेकर भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक, राजमहल की पहाड़ी और दामिनीको पहाड़ियों का जाना गया। सफाहोड़ आंदोलन का आरंभ 1870 में हुआ था, जिसके जन्मदाता भागीरथ माझी थे और जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को बेथी के नाम से जाना जाता है। तो एक और प्रश्न पूछेगा, सफाहोड़ आंदोलन का आरंभ कब हुआ, 1870 में, और इसके नेता कौन थे, भागीरथ माझी। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध रूप से कार्य को क्या नाम दिया जाता है, बेथी। यानी कि जमींदार जो थे वो किसानों से क्या कराते थे, बेथी, और बेथी को ही माने बेगारी शब्द ही बेथी है। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, और इसमें 1857 की क्रांति से शुरू होगा, इसको हम लोग पढ़ लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में बिहार साक्षी रहा है। कितना अच्छा वर्ड है मेंस में लिखने वाला, कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर और अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में बिहार साक्षी रहा है। ठीक है, चाहे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन हो या विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष हो, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, इन सभी में बिहार का महान योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह और उस विद्रोह में बिहार का क्या योगदान था। ठीक है, भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन कौन था, 1857 का ही विद्रोह था। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन 57 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, 11 मई 1857। 11 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुई। कहीं कहीं 10 मई लिखता है, क्योंकि 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गया था। ठीक है, तो 10 मई 11 मई में अंतर रखिएगा लोग, 10 मई सही होगा। मेरठ छावनी से हुआ था और बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 में सासाराम और रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिल गए। 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि पटना में व्यापक विद्रोह किसके द्वारा किया गया, पीर अली क्या था, बुक सेलर था, और 3 जुलाई 1857 को विद्रोह किया। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट ओपियम लोयल ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ मारा गया। तो पटना में जो है कौन ओपीएम एजेंट मारा गया, एजेंट लोयल, और पूरे सैनिकों के साथ काम तमाम हो गया। ठीक है, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह का दमन के कठोर उपाय किए। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था, विलियम टेलर को आ रहा था कि बाबू कुंवर सिंह से आके मिली है, लेकिन बाबू कुंवर सिंह नहीं आए, क्योंकि अंग्रेजों को जानवे करते हैं बेवफा होता है सब, धोखा देने में आगे। 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई, क्योंकि 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हो गया था। तो 4 जुलाई को अगले दिन तलाशी हुई। सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने अत्यंत दमनात्मक कार्रवाई की। सरकार यहाँ लिखा है, जबकि अंग्रेजी सरकार लिखना चाहिए। इस बहुत देखिए कितना मन अंग्रेजी सरकार ना था भाई, सरकार का मतलब कौन, हमारा सरकार थोड़े था सरकार। तब इसमें पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया, और इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान
मोहम्मद हुसैन और अहमदुल्ला और नाइजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया और आगे चलकर इन लोगों को फांसी भी दे दिया गया। ठीक है, तो पीर अली को कब गिरफ्तार किया गया? 4 जुलाई को, और 3 जुलाई को उन्होंने पटना से विद्रोह कर दिया। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को जो है दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंटों ने ये मुजफ्फरपुर में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया गया और मुजफ्फरपुर में जो जान गंवाया अंग्रेज अधिकारी उसका नाम था इंग्लिश मैन। कोनो नाम ना जुड़ल तो अंग्रेजी इंग्लिश मैन रखता विद्रोही। तो मुजफ्फरपुर में दानापुर में विद्रोह कब हुआ? 25 जुलाई 1857 को, पटना में 3 जुलाई 1857 और अगले दिन 26 जुलाई को शाहबाद जिला में विद्रोही सैनिक दानापुर से प्रवेश कर गए, जहां जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह के सुगे नेतृत्व में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक संगठित चुनौती हुई। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। तो कहां कहां सैनिक शासन लागू हुआ था? पटना, सारण, चंपारण, शाहबाद, मुजफ्फरपुर। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा वह क्षेत्र है जो अप्रभावित रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। मुंगेर जिला जो है, और मुंगेर में ही मीर कासिम ने बंदूक की फैक्ट्री कभी स्थापित की थी, क्योंकि मुंगेर का लोहा और लोहार दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का वह कौन सा क्षेत्र था जो अप्रभावित रहा? मुंगेर जिला। जबकि 1857 के विद्रोह का केंद्र आरा का है न रही, जगदीशपुर, बाबू कुंवर सिंह, दानापुर, गया, पटना और मुजफ्फरपुर थे। ठीक है, अब देखिए बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर बिसेंट आयर यह इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंच गया और उसने बीबीगंज में 1857 को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध किया और तदनुपरांत आरा पहुंचकर अंग्रेजों को मुक्त कराया। अर्थात बीबीगंज जो था आरा में, वहां बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया था? अंग्रेजों को बंदी बना लिया था, जीत लिया था उसको, लेकिन अंग्रेजों को कौन छुड़ाया? बिसेंट आयर। देखिए फिर जो है 12 अगस्त 1857 को बिसेंट आयर ने जगदीशपुर में विद्रोह को दबाकर वहां कब्जा कर लिया। ठीक है, कुंवर सिंह ने क्या कहा था? मैं जहां रहूंगा वहीं जगदीशपुर है। माने जहां जहां गइल बड़न, लखनऊ चाहे जहां जहां मन गइलन, कानपुर गइलन, जहां पहुंचलन कहलन मैं जहां वहीं जगदीशपुर है। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया और 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। तो प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कहां कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को पराजित किया? आजमगढ़ में। और से आजमगढ़ और से अंग्रेज। अच्छा, कानपुर में 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह किसके साथ मिलकर अंग्रेजों से दो हाथ किए? नाना साहब। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके हाथ में था? नाना साहब के। बलिया के समीप, ये उत्तर प्रदेश में, अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करते समय जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। लेकिन इसी बीच जो है डगलस की गोली उनके बाह में लग गई और वे घायल हो गए और 23 के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। बलिया के समीप अंग्रेजों से 23 अप्रैल 1858 को भीषण युद्ध हुआ और इसमें इन्होंने कैप्टन ली ग्रांट की सेना को पराजित कर दिया। लेकिन डगलस का गोली क्या हुआ? लग गया बाह में, और बाह में लगा तो घायल हो गए और गंगा नदी पार करते समय बाहें काट के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए। ठीक है, और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के कारण ही इस तिथि को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल को। ठीक है, 80 वर्ष के बूढ़े थे, देखिए कितना ताकत है। जुलाई 1858 तक कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संपूर्ण शाहबाद पर अपना अधिकार कर लिया और दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहां के महाराजा के सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर अंग्रेजी सेना को सौंप दी और गोरखपुर जेल में पेचिस यानी कि डायरिया के कारण 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह की मृत्यु हो गई। तो अभी तक तो अमर सिंह से डीपली प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन आगे भविष्य में पूछ सकता है कि अमर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? गोरखपुर जेल अस्पताल में, डायरिया यानी कि पेचिस के कारण। ठीक है, अब कुछ 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ तथ्य हैं।
छपरा में किसके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह? हुसैन खान। मोहम्मद हुसैन का छपरा में। अच्छा, भागलपुर में जो 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किस नेटिव इन्फेंट्री ने किया था? 32वीं। अच्छा, खुशहाल सिंह द्वारा 1857 का विद्रोह बिहार में कहा नेतृत्व किया गया? वजीरगंज गया में। तो खुशहाल सिंह गया में हो गए और मोहम्मद हुसैन खान छपरा में हो गए और 32वीं नेटिव इन्फेंट्री भागलपुर में विद्रोह कर दी 9 अक्टूबर 1857 को। डेट को याद रखना है। अच्छा, पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई 1857 को कौन किया? पीर अली ने। मुजफ्फरपुर एवं दानापुर में 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जून को। अब आते हैं बहावी आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था और जिसके प्रवर्तक कौन थे? सैयद बहाव। और पटना में विलायत अली एवं इनायत अली इसमें मुख्य भूमिका निभाए। तो प्रश्न यहां से पूछेगा कि बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? सैयद बहाव। और पटना में इसके नेता कौन थे? विनायत एवं इनायत अली, दोनों भाई थे। 1822 से 1868 तक बिहार में चले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था और बहावी के अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। कहने का मतलब है, ये लोग चाहता था कि मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर दिया जाए, लेकिन इन लोगों को क्या किया गया? इनायत अली विनायत अली को काला पानी का सजा दे दिया गया। उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद बहाव। यह मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था। बहावी आंदोलन के पटना में मुख्य नेता कौन थे? इनायत एवं विनायत अली। बाद में इनको अंग्रेजों ने पकड़कर काला पानी का सजा दे दिया, खत्म। उसके बाद ये कहानी माने इन लोगों का योजना बंद हो गया। और किस आंदोलन के नेता, किस आंदोलन के अनुयायी यानी कि मानने वाले अपने को अहले हदीस कहते थे? तो बहावी आंदोलन के। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण आइए। स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया और इसमें राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अनेक संस्थाओं मंचों आदि के माध्यम से कार्य किया गया। जैसे 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रखी। माने एक बेर तो लड़े नहीं नू, जब तक हारिएगा नहीं तब तक जीतिएगा कैसे, सीखिएगा कैसे। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने नए राजनीतिक विचारों विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया। राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार अभियानों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि सुधार की। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? सती प्रथा, ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने जहां अनुमासिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा के विरुद्ध लोकमानस को झकझोरा, वहीं दयानंद सरस्वती ने पाखंड और अंधविश्वास के दलदल में धसे मरणासन समाज में नवजीवन प्रदान किया। कहने का मतलब है कि विद्रोह होता क्यों है? विद्रोह तब होगा जब आप शिक्षित हो जाइएगा, अपने अधिकारों को जानिएगा। क्योंकि रेल, डाक, तार, समाचार पत्र सब शुरू हो गए थे। पश्चिमी शिक्षा भी लोग प्राप्त कर रहा था अंग्रेजी में, तो चीजें पढ़ रहा था उनके कानून को कि भाई उनका कानून उनको छूट देता है और उन्हीं का कानून हमको दशा कर रहा है। तो विद्रोह होना ही था। सबसे पहले हम लोग आते हैं बॉयज एसोसिएशन। बार बार ये पूछा जाता है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1909 में दरभंगा राज के मैदान में बॉयज एसोसिएशन अर्थात युवाओं के संघ नाम की स्थापना की और इसके संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1909 में दरभंगा में हुई थी और इसके संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। उसके सचिव कौन थे? कमलेश्वरी चरण सिन्हा संस्थापक सचिव थे। और सरकारी सचिव कौन थे? तो बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा। ठीक है, तो फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? दरभंगा। इसके संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। अच्छा, इसके संस्थापक सचिव कौन थे? कमलेश्वरी चरण सिन्हा। और इसके सरकारी सचिव कौन थे? दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा, बिहारी बनर्जी। ठीक है। अच्छा, ये जो उस समय सभा जो हो रही थी स्थापना के लिए, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? अशफाक खां। और इसकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण मौन परिचायक थी। सरस्वती अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? दरभंगे में। बॉयज एसोसिएशन की भी स्थापना दरभंगे में, लेकिन उसका 9 में हुआ था और इसका 1901 में। और ये देश प्रेम की महान आदर्शों से अनुप्रेरित थी और छात्र को भी प्रेरणा मिली। यहाँ कहीं ना कहीं देखिए कि लोग कहता है कि छात्र ही आगे के भविष्य हैं। छात्र आंदोलन से शुरू हो रहा है। अच्छा, इसी सरस्वती अकादमी के भी
संस्थापक भी कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे, 1901 में किए, ठीक है। और आगे चलकर ये नहीं चला सरस्वती अकादमी, तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने कर डाली, ठीक है। सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक जो हेडमास्टर थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी दिवस बनाया गया। और ये 16 अक्टूबर 1905 क्या है, जब बंगाल विभाजन हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि राखी दिवस मनाइए, तो बिहार में भी दरभंगा में राखी दिवस किसके नेतृत्व में मनाया गया, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ठीक है। तो फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, दरभंगा में हुई, कमलेश्वरी सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा। अच्छा, सरस्वती अकादमी की स्थापना 1901 इसके संस्थापक कौन थे, कमलेश्वरी चरण सिन्हा, ठीक है। और राखी दिवस कब मनाया गया, 1905 में, ठीक है, दरभंगा में, और सतीश चंद्र चक्रवर्ती थे। अब आइए बंग भंग आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार का इसमें क्या योगदान है। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के भागों पर भी प्रभाव पड़ा और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन से संबंधित भाषण दिए। तो बार बार ये प्रश्न पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन के क्रम में मुंगेर कौन आकर भाषण दिए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही कहा है कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो ना आनंद मोहन बोस ने की थी और आगे चलकर वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। अब आइए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी, ठीक है। 1906 में ही मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े। बिहारी प्रांतीय सम्मेलन 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पर किसकी अध्यक्षता में बिहारी प्रांतीय सम्मेलन हुआ, सरफराज हुसैन खान, ठीक है। और इसका पहला सम्मेलन भी 1908 में पटना में हुआ जिसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे और इसमें मजहरुल हक जैसे लोग शामिल थे, ठीक है। 28वां बिहारी प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हुआ, मुंगेर में, ठीक है। अच्छा, इसी में भाग लेने आए थे सरदार पटेल और उस क्रम में वो भागलपुर कॉलेज भी गए थे। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार, काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, इसको हम लोग याद कर लें, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन 1910 हुआ, उसमें जो है नगर पालिकाओं, जिला वार्डों और स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक के सिद्धांत को लागू करने का विरोध किया गया। लेकिन बिहार के मजहरुल हक ने बड़े तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था और सैयद हसन इमाम ने इसका अनुमोदन किया था। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान देना है कि 1909 में मार्ले मिंटो जो है लागू हो गया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि मुसलमानों को अलग सीटें दिया जाए। तो कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ 1910 में, वहां इस चीज को कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन जिन्ना ने वहां प्रस्ताव रखा था और उस जिन्ना के प्रस्ताव को किसने सपोर्ट किया, बिहार के मजहरुल हक ने, ठीक है। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, 39, ठीक है, 39। और 39 ना कहिए, 39 कहिए, 39 मत कहिए, 39। तो कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए, 39। और इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद और द्वारकानाथ ने न्यायिक सुधारों एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन एवं समर्थन किया, ठीक है। और बिहार में जो है स्वतंत्रता के पूर्व 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पहला 1912, ये 27वां अधिवेशन है, बांकीपुर पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ माधोलकर अर्थात RN माधोलकर। दूसरा गया में 1922 में, और 30वां अधिवेशन चितरंजन दास। और तीसरा 1940 में 53वां रामगढ़ झारखंड, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम लिख रही तो मत मार के चलिए लोग, एक बार BSSC 2015 में प्रश्न पूछ ले रहा है, अब्दुल कलाम और अबुल कलाम, अति अबुल कलाम और अब्दुल कलाम, तो अबुल कलाम रहे, अब्दुल कलाम तो हेदे बन रहा। तो 12-22-40 1912-22-40 यानी कि 27 और 27 38 53वां बांकीपुर गया रामगढ़, यहाँ के RN माधोलकर और देश बंधु चितरंजन दास। और यही चितरंजन दास जो हैं ये प्रस्ताव लाए थे चुनाव लड़ने का, तो यहाँ पर विरोध हो गया।
तो बाद में 23 में यहाँ से निकले, 22 में, और 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कर दी। अब हम लोग आते हैं होम रूल आंदोलन बिहार। 1916 में बांकीपुर पटना में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया और बिहार में इसके अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक, सरफराज हुसैन, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सतीश चंद्र वंशी और बैद्यनाथ नारायण। ये किसका होम रूल लीग था? एनी बेसेंट का, क्योंकि उधरे रह गए थे बाल गंगाधर तिलक। और इसमें होम रूल आंदोलन को गति देने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट 2 बार पटना आई थी, एक 18 अप्रैल 18 जुलाई को। श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम सच्चिदानंद सिन्हा से मिली और महात्मा गांधी के एक सहकर्मी श्री जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? जनकधारी प्रसाद। देखिए, स्वराज कथा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाल मुकुंद वाजपेयी। और देशेर कथा गणेश सखाराम देउस्कर। ये प्रश्न पूछा है कि स्वराज देशेर कथा नामक पुस्तक किसने लिखी? गणेश सखाराम देउस्कर। और स्वराज कथा नामक पुस्तक बाल मुकुंद वाजपेयी। याद रखना है दोनों पुस्तकों को। अब आइए लो बिहार में किसान आंदोलन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर कुछ उसका चीज देख लेते हैं। जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग जो है अंग्रेजों के राज में कृषि पर निर्भर थे, तो 96%। औपनिवेशिक काल में अर्थात अंग्रेजों के काल में बिहार के अधिकांश लोग अर्थात 96% लोगों का लाइवलीहुड जो था, जीविकोपार्जन, वो कृषि पर था। और यहाँ कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी, लेकिन अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर जो उनकी टैक्स वसूलने की जो पद्धति थी वो शोषण मूलक थी। अर्थात अकाल आ गया तो वो टैक्स लेंगे, सूखा पड़ गया तो वो टैक्स लेंगे, तो शोषण मूलक नहीं हुआ। नहीं दीजिएगा तो माल जाल ले जाएंगे और गाय भैंस भी खोल लेंगे, बहू बेटी के साथ अत्याचार करेंगे और आपका खेतों छीन लेंगे। कुटीर, इसके कारण क्या हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास हो गया, भूमि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता गया और जो बगान मालिकों के बढ़ते अत्याचार के फलस्वरूप कृषि व्यवस्था ठप पड़ गया और किसान निर्धन होते गए। और किसान जमींदारों और तहसीलदारों के रहमो करम पर छोड़ दिए जाते थे। जमींदार उनसे मनमाना लगान, उपहार मने हुए है भेज दिया राती के, बेगारी। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल हो गए और या बटाईदार या भूमिहीन मजदूर बन गए। अतः किसानों द्वारा ब्रिटिश राज के साथ बगान मालिकों, जमींदारों और बिचौलियों का तीव्र विरोध किया जाने लगा। आगे चलकर कई किसान आंदोलन के रूप में विरोध का एक जरिया बन गया। इसमें पहला है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पूछता है बार बार प्रश्न कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कहाँ अनुरोध किए कि आप चलिए चंपारण। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना पहुंचे एवं 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचे। तो फिर से मैं प्रश्न को पूछ रहा हूं कि कौन अनुरोध किया था गांधी जी से? कि शुक्ला। हीरो है बिहार का राजकुमार शुक्ला, हीरो हैं। और ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 हुआ उसमें राजकुमार शुक्ला गए और गांधी जी से कहे कि 10 अप्रैल को पटना जाइएगा, 15 अप्रैल को चंपारण पहुंच जाइए। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुछ सहयोगियों का नाम बताइए लोग। राजकुमार शुक्ला तो थे ही, बुलाए थे तो भाई रहबे करेंगे। राजेंद्र प्रसाद थे और राजेंद्र प्रसाद ने एक पुस्तक में लिखा है चंपारण में गांधी जी। ठीक है, गांधी जी इन चंपारण। अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी जो पेशे से शिक्षक थे। अरे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज का है मुजफ्फरपुर में स्कूल हुआ, वो यही ना बनाए थे जेबी कृपलानी। पोलक, शंभू शरण, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई। और महादेव देसाई बाद में गांधी जी के निजी सचिव भी बन गए। और ब्रजकिशोर शंभुनाथ। ये प्रश्न पूछता है इन्हीं में से कौन व्यक्ति गांधी जी के सहयोगी थे। ठीक है। चंपारण के क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रथा लागू की गई थी और इस प्रथा के अंतर्गत किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करनी होती थी? 3 कट्ठा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अर्थात 0.3/20। अगर कोई किसान खेती नहीं करना चाहता था तो उसे कई प्रकार के
टैक्स के रूप में कर देने होते थे, और उस टैक्स का नाम था तवान सरहवेसी या अबबाब। अगर आप खेती नहीं करना चाहते हैं 3 कट्ठा में तो हमको टैक्स दे दीजिए, उसका क्या नाम था? तवान सरहवेसी या अबबाब कहिए। देखिए मामला क्या था। चंपारण में राजा थे और बड़े बड़े भूस्वामी जमींदार थे। तो जब अंग्रेज बागान में नील मालिक आया तो अंग्रेजों का ही राज था। इन बड़े बड़े भूस्वामियों, जमींदारों और राजा से क्या किया कि जमीन पट्टे पर ले लिया कि भाई मान लीजिए सूरजपुर गांव है, उसका सारा जमीन हमको पट्टा पर राजा से ले लिया, चाहे जमींदार से ले लिया, और वहां कहा कि हम आपको टैक्स देंगे। किसको देंगे टैक्स? अंग्रेज बोला जमींदार को देंगे चाहे राजा को देंगे। और वहां के पूरे उस गांव में किसानों पर वो अपना नियम लगाया। क्या लगाया कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती कीजिए, नहीं कीजिएगा तो तवान या सरहवेसी दीजिए। काफी इसका हाई रेट था टैक्स का, तो इसीलिए किसान उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती करता था। और नील की खेती इतनी खराब माने इस फसल इस जब मिट्टी के लिए थी, हालांकि बिहार की जो मिट्टी है वह विश्व में 1 नंबर स्थान है, वैसा मिट्टी उपजाऊ विश्व में कहीं नहीं है। कुछ भी कहीं फेंक दीजिए जम जाता है। तो ये जो हुआ कि नील की खेती जिस 3 कट्ठे में इस साल आप कर लीजिएगा, अगले साल उस 3 कट्ठे में कोई फसल नहीं होगा, तो 3 कट्ठा इहो बर्बाद, फिर अगला साल 3 कट्ठा वो बर्बाद। तले 5 बरस 10 बरस अगर लाग गई जमीन के फिर से उपजाऊ होके वाला में तो खेतवो गई। आ ना करब तो तवान या सरहवेसी द, आ करब तो जमीनो गई, फिर उसमें दोबारा नील नहीं होता था, नीलो भी नहीं होता था दोबारा। अरे फिर हरदी रोप देबा तक, हरदी रोपला से का होला, बांस रोप देला से का होला, जमीन के सारा पौष्टिक तत्व तो खींच ली, खेतवे ऊसर हो जाए। लेकिन तब तक जर्मनी में क्या हुआ, आधुनिक नील बना लिया सब, आर्टिफिशियल नील। तो ये सब कहा कि हमको तवान दे दो, जमीन हम छोड़ देते हैं। लेकिन गांधी जी आए राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर, और यहाँ जो है चंपारण सत्याग्रह चलाए। कब चलाए? 1917 में। और भारत में उनके द्वारा किया गया पहला किसान आंदोलन एवं पहला किसान सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह कही, ठीक है, या नील बागान मालिकों के खिलाफ। इंडिगो, नील को इंडिगो भी कहते हैं, कहीं कहीं इंडिगो भी लिखता है। तो चलाए, और जो टैक्स के रूप में अंग्रेज जो पैसा वसूला था उसका 1/4 25% भाग लौटाने के लिए नील बागान तैयार हो गए। और इसी के लिए गांधी जी के नेतृत्व में जो है मैंने करने पर चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी भी बनाई गई थी, अर्थात चंपारण किसान समिति, उसमें गांधी जी भी थे, ठीक है। और FG सलाई उसके अध्यक्ष थे, जो मध्य प्रदेश के आयुक्त कमिश्नर थे चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के। और यहाँ पर जो है 25% राशि लौटाने को तैयार हो गए, और जमीन जो है इन लोगों को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ एक लूसेंट में जो है सो चंपारण से संबंधित, राजकुमार शुक्ला से संबंधित एक बात लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ देता हूं कि एक अंग्रेज अधिकारी, देखिए, बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया, प्रेरित किया, अनुरोध किया। चंपारण आंदोलन में के इस सूत्रधार राजकुमार शुक्ला की मृत्यु 1929 में, जब आर्थिक मंदी चल रही थी, 54 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। और अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ला जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपए भेजा था एमन, और कहा कि चंपारण में वह अकेला मर्द था। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। और चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 3 कठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिला के रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू तरीके से किया गया था। खेती का अन्य 2 तरीका और था, जिसका नाम था कुरतौली और कुस्की। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती अनिवार्य था। और गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था। क्यों? क्योंकि जो भी वहां भारतीय रह रहे थे उनको पंजीकरण प्रमाण लेना पड़ता था कि हम काले हैं, लेकिन काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह को पढ़ लिया। और इस प्रथा द्वारा गोरे नीलेह साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती करवाते थे। 1859-60 में दीनबंधु मित्र ने अपने बांग्ला नाटक नील दर्पण में नील की उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे, देखिए नील विद्रोह दूसरा है, वो
वो दूसरा है, चंपारण सत्याग्रह दूसरा है। तो ये नील दर्पण जो है किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला में। किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। और इसमें नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण है। ठीक है। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद बाद में बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त द्वारा किया गया। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अच्छा, नीलहे साहब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया गांव में हुआ था, जहां पर, और ये आरंभ होकर लाल सुरैया कोठी है, लाल सरैया मझवलिया में, वहीं पर हुआ था। और इसमें अंग्रेजों के कोठी को वहां के स्थानीय किसानों ने आग लगा दिया था और खूब धोलहू रहल सब। याद रही न? सबसे पहले नीलहो के साहब, अगर प्रश्न पूछ दे कि नीलहो साहब का अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था? लाल सरैया कोठी में। और किसानों ने क्या किया था? आग लिया था कोठी के, खूब धोलहू रहल सब। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह की इस शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था और महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में ही किया था। इस सत्याग्रह में अंग्रेजी हुकूमत को 3 कठिया प्रस्ताव वापस लेना पड़ा और किसानों एवं जनमानस के लिए गांधी जी एक दैव पुरुष बन गए थे। यह सत्याग्रह आगे कई किसानों के लिए आंदोलन का शक्ति पुंज बना और इसका एकमात्र व्यक्ति ने विरोध किया था, जो अखिल भारतीय किसान संघ के महासचिव थे, NG रंगा। उन्होंने इसका विरोध किया था। अब पता नहीं क्यों विरोध किया था, जबकि वो बहुत बड़े किसान नेता थे। और बिहार के सबसे बड़े किसान नेता कौन थे और भारत के? स्वामी सहजानंद सरस्वती। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। और इससे पहले राजकुमार शुक्ला ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहा था। तो दोनों प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के हाथ में जो लाठी थी वो मुंगेरी लाठी थी, मुंगेर जिला का। और गांधी जी को चंपारण के जो पत्र लिखे थे तो उसमें राजकुमार शुक्ला ने उनको बापू कहा था। तो बापू किसने कहा था? राजकुमार शुक्ला ने। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, चंपारण सत्याग्रह से सफलता से प्रभावित होकर। गांधी जी के अहिंसापूर्ण सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 को पारित करना पड़ा और चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति चंपारण कृषक समिति यानी कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाई गई। और चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष FG सलाई मध्य प्रदेश के कमिश्नर थे। और जबकि इसके मुख्य सदस्यों में गांधी जी, LC यादव, राजा हरि प्रसाद नारायण सिंह और DJ रीड रैनी शामिल थे। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बढ़ारवा लखनसेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया और इस स्कूल के प्रथम शिक्षक बंबई के बवन गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई थी। देखिए, नील की हौद में कूटते हुए किसान एवं हंटर लिए अंग्रेज अधिकारी बाहरे। साला बैल के मालिक के कहानी हो गई। नहीं चलो तो ढूक रे ढूका, मार रे मार। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल कस्तूरबा सेवा केंद्र 17 में खोला गया। भितिहरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। बिहार सरकार ने भितिहरिया आश्रम को ऐतिहासिक केंद्र घोषित कर दिया गया है। और चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया और इस उपलक्ष्य में 21-22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि एक अभियान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है, एक छूट रहा था कि राजकुमार शुक्ला का घर कहाँ है? मुरली भरहरवा, और वो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में नहीं है। तो राजकुमार शुक्ला का जन्म मुरली भरहरवा गांव के वे रहने वाले थे। ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह के बाद कुछ किसान आंदोलन है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे।